Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology, Unit 8, Chapter number 1, Drugs Acting on Gastrointestinal Tract और GIT. ठीक है, तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी और इसकी 8 यूनिट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे उन ड्रग्स के बारे में जो कि जीआईटी ट्रैक्ट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर काम करती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ 8th यूनिट, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी। इसके अंदर सबसे पहले जो आपकी ड्रग्स की क्लास हम डिस्कस करेंगे वो है आपके एंटी अल्सर ड्रग्स। एंटी का मतलब अपोजिट, अल्सर मतलब कि मुंह में जो छाले होते हैं वो। ठीक है, तो एंटी अल्सर ड्रग्स वो ड्रग्स होंगी, वो एजेंट्स होंगे जो कि अल्सर्स के अगेंस्ट काम करेंगे, यानी कि अल्सर्स के ट्रीटमेंट में यूज किए जाएंगे, अल्सर्स के एक्शंस को अपोज कर देंगे। ठीक है, सो दीज आर द एंटी अल्सर ड्रग्स। सो वी कैन से that anti-ulcer drugs are the medications that are used to treat ulcers in the stomach and small intestine. ठीक है, एंटी अल्सर ड्रग्स वो मेडिकेशंस होती हैं, वो दवाइयाँ होती हैं जो कि स्टमक के अंदर यानी कि आपके पेट में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो अल्सर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, these anti-ulcer drugs are also known as acid suppressing drugs or ulcer healing drugs, are the medications that are used to treat or prevent the formation of the stomach and duodenal ulcers. ठीक है, ये जो एंटी अल्सर ड्रग्स है इन्हें एसिड सप्रेसिंग ड्रग्स भी बोला जाता है, यानी कि ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि एसिड के सिक्रीशन को सप्रेस कर देती हैं। ठीक है, एसिड के सिक्रीशन को कम कर देती हैं और अल्सर्स को हील करती हैं, यानी कि अल्सर्स को ठीक कर देती हैं। ठीक है, ये वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि स्टमक के अंदर और ड्यूडोनम के अंदर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का ही पार्ट है ड्यूडोनम, तो ड्यूडोनम के अंदर जो अल्सर्स फॉर्म होते हैं उन अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए और उनको प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, so they work by reducing the amount of acid produced by the stomach or by the promoting the healing of the existing ulcers. ये जो आपके ड्रग्स होती हैं कि क्या करती हैं, स्टमक के अंदर एसिड प्रोडक्शन को रिड्यूस करती हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अल्सर्स हैं उनको हील करती हैं। ठीक है, और फर्दर एसिड्स को रिलीज नहीं होने देती और ऑलरेडी जो प्रेजेंट है, एग्जिस्ट है अल्सर्स, उनको हील करती है, उनको ठीक करती हैं। फॉर एन एग्जांपल, एंटी अल्सर ड्रग्स इंक्लूड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दैट इज पीपीआई, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी कि H2 रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर के एंटागोनिस्ट करने वाले ड्रग्स, एंड म्यूकोसल प्रोटेक्टर्स जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे स्टमक को और इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। These drugs are usually taken orally and they can be prescribed by the doctor to help the manage symptoms of ulcers and prevent the recurrence of the ulcers. ठीक है, तो ये वो ड्रग्स होती है जिन्हें ओरल रूट के थ्रू लिया जाता है और उन्हें डॉक्टर्स के थ्रू प्रेस्क्राइब किया जाता है, जो कि अल्सर्स के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है और अल्सर्स के रिकरेंटमेंट को यानी कि दोबारा होने को भी ये रोकता है। ठीक है, तो एंटी अल्सर ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं, वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो अल्सर्स हो रखे हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, इन एंटी अल्सर ड्रग्स को एंटी एसिड सप्रेसिंग ड्रग्स भी बोला जाता है या अल्सर हीलिंग ड्रग्स भी बोला जाता है। ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि स्टमक और डुओडेनम के अंदर जो अल्सर्स हो रखे हैं उनको होने से रोकती है और जो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, एग्जिस्टिंग है, उनको ट्रीट आउट करती है। तो इस तरीके से ये स्टमक के अंदर और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है उस एसिड के प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है और जो एग्जिस्टिंग अल्सर होते हैं उनको हील करती हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके आते हैं एंटी अल्सर ड्रग्स, जिसके अंदर आते हैं आपके ड्रग्स सच एज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट,
म्यूकोसल प्रोटेक्टिव्स एंड सो ऑन। इन ड्रग्स को ओरली रूट के थ्रू लिया जाता है और ये अल्सर्स के जो सिम्टम्स होते हैं उसको ट्रीट करते हैं, अल्सर्स को ट्रीट करते हैं और अल्सर्स के दोबारा होने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एंटी अल्सर्स जो ड्रग्स होती है वो पूरी तरीके से अल्सर्स को खत्म कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एंटी अल्सर ड्रग्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर है कि इन एंटी अल्सर ड्रग्स को मेजरली 4 क्लासेस के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो ड्रग्स फॉर द पेप्टिक अल्सर और एंटी अल्सर ड्रग्स आर मेजरली 4 क्लासेस। फर्स्ट इज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स। तो इस क्लास की जो ड्रग होंगी वो क्या करेंगी, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन यानी HCl के सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगी। सेकेंड होता है आपके गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, यानी कि वो ड्रग्स या वो एजेंट जो कि गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगी, यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या देंगे, यहाँ पर बेस देंगे जो एसिड को न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं आपके एंटासिड्स। थर्ड होता है आपके अल्सर प्रोटेक्टिव्स, वो ड्रग्स या वो एजेंट जो कि अल्सर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और फोर्थ होता है आपके एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, यानी कि एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स, यानी कि वो ड्रग्स जो कि आपके जो अल्सर कोजिंग बैक्टीरिया है उसको यहाँ पर किल करके जो है अल्सर को ट्रीट आउट करते हैं। ठीक है, तो 4 मेजर क्लासेस में यहाँ पर पेप्टिक अल्सर के ड्रग्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स, यानी कि वो ड्रग जो कि एसिड सिक्रीशन यानी HCl के सिक्रीशन को कम कर देते हैं। इसके अंदर आते हैं आपके फर्स्ट H2 यानी कि वो ड्रग जो कि H2 रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर के एंटी हिस्टामिनिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर आपके ड्रग्स हैं सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन और रोक्साटिडीन। ठीक है, सेकेंड होता है आपके एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक जो रहते हैं वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर के एंटीकोलिनर्जिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर ड्रग्स आती है पिरेंजेपिन, प्रोपोक्सोलिन और ऑक्सीफिनोनियम। थर्ड होते हैं आपके प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। इसके अंदर वो ड्रग्स आती हैं जो कि प्रोटोन पंप्स को के प्रोटॉन्स जो रहते हैं H+ आयन रहते हैं उनकी जो पंपिंग है उसको इनहिबिट कर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन्स यानी H+ आयन स्टमक पे रिलीज ही ना हो जिसकी वजह से एसिडिटी ना हो। ठीक है, तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स के अंदर ड्रग आएंगे ओमेप्राजोल, एस्मेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रावेप्राजोल और डेक्स्ट्रा रावेप्राजोल। फोर्थ होते हैं आपके प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। इसके अंदर आपके ड्रग आएंगी मी आइसोप्रोस्टोल जो कि क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। सेकेंड है आपके गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि स्टमक में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और इसके अंदर हम देते हैं बेस जो कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन यहाँ पर करती हैं। ये 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपके सिस्टमिक और सेकेंड है नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक के अंदर आपके ड्रग्स आती है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट और नॉन सिस्टमिक के अंदर आपकी ड्रग आती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मेगलट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3। ठीक है, सेकेंड होते हैं आपके अल्सर प्रोटेक्टिव्स। अल्सर प्रोटेक्टिव्स वो ड्रग्स होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो कि इन अल्सर्स से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ये आपकी बॉल है, स्टमक की बॉल, यहाँ पर अल्सर्स हो रखे हैं तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर हम म्यूकस की लेयर बना देंगे तो ये अल्सर्स क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे ताकि ये एक प्रॉपर टाइम में हील हो सके और हमें पेन ना हो। तो थर्ड होते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव्स। इसके अंदर जो ड्रग्स दी जाती है वो है सुक्रालफेट, कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट दैट इज CBS। ठीक है, और फोर्थ होते हैं आपके एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स यानी कि एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स। इसके अंदर आपकी ड्रग्स आती है एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन और CBS।
ठीक है। तो ये वो मेजर ड्रग्स हैं जो कि डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करती हैं, या हम कहेंगे अल्सर्स के अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। इसके अंदर जो आपके ड्रग्स हैं उसके अंदर फर्स्ट है आपके ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल की बात करें, omeprazole is a proton pump inhibitor, that is PPI medication, which is used to reduce the amount of acid produced by the stomach. It is used to treat the symptoms of gastroesophageal reflux disease, that is GERD, such as heartburn and acid indigestion, as well as to treat the stomach and duodenal ulcers. It shows its pharmacological actions by that this omeprazole works by blocking the action of the enzyme in the stomach that produces acid, which is called as H plus K plus ATPase pump. This reduces the amount of acid in the stomach, which helps to alleviate the symptoms and promote the healing of the ulcers. ठीक है। तो ये जो आपके ड्रग है ओमेप्राजोल, ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है, यानी कि पीपीआई होती है। ठीक है। तो ये वो मेडिकेशन है, वो ड्रग है जो कि क्या करती है, प्रोटॉन पंप्स की जो पंपिंग है उसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से स्टमक के अंदर H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर कम हो जाती है, और एसिड का प्रोडक्शन कम होकर के H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिससे कि स्टमक में एसिडिटी कम हो जाती है। ठीक है। तो ये क्या करती है, स्टमक में एसिडिटी को कम करने का काम करती है, और इस तरीके से ये जो आपकी GERD है, दैट इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसके सिम्टम्स को यहाँ पर ट्रीट करती हैं, जैसे कि हार्टबर्न यानी कि सीने में जलन, एसिड इनडाइजेशन यानी कि अगर प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होने की वजह से जो एसिड प्रोडक्शन है उसको ये ट्रीट करती है, और साथ ही स्टमक के अंदर जो अल्सर्स हैं, ड्यूडेनल अल्सर्स हैं, उनको ये ट्रीट आउट करती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो यहाँ पे जो आपकी ड्रग है ओमेप्राजोल, ये क्या करेगी कि स्टमक के अंदर जो आपका एंजाइम होता है उस एंजाइम को ब्लॉक करके, ठीक है, उसको ब्लॉक करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, दैट मींस एसिड प्रोड्यूसिंग एंजाइम। ठीक है। दैट इज H प्लस K प्लस एटीपीज पंप। इस पंप को इनहिबिट करके स्टमक के अंदर एसिड प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से एसिड में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और जो एसिडिटी है वो वहां पर रिड्यूस हो जाती है स्टमक में। इस तरीके से ये स्टमक के अंदर एसिड के अमाउंट को रिड्यूस करके जो आपके अल्सर्स के सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करती है, और अल्सर्स को हील करती है। ठीक है। तो ओमेप्राजोल ओवरऑल क्या करेंगी, अल्सर्स के ट्रीटमेंट और हीलिंग दोनों के अंदर यूजफुल रहेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है इसकी डोज, कितनी अमाउंट इसकी दी जाती है। So omeprazole is available in both over-the-counter and prescription forms, and it is typically taken once or twice daily before the meal. ठीक है। ये जो ड्रग है आपकी ओमेप्राजोल, इसे ओटीसी ड्रग की काउंटर ड्रग में भी ले सकते हैं, यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं, और आप इसको प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। ठीक है। इसको खाना खाने से पहले 1 या 2 बार आप दिन में ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये H प्लस के आयन की जो कंसंट्रेशन है, या हम कहेंगे एसिडिटी जो है स्टमक के अंदर, उसको रिड्यूस करके जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं उनको क्या करेगी, ये ट्रीट करेगी। ठीक है। और उसको उसके प्रिवेंशन को भी रोकेगी, उसके रिकरेंस को भी रोकेगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ड्रग एमोक्सिसिलिन। आपको पता है एमोक्सिसिलिन तो एक एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक क्या करेगी, माइक्रोब्स को किल करेगी। ठीक है। तो दिस एमोक्सिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक medication in the penicillin class, which is used to treat variety of bacterial infections. ये जो एमोक्सिसिलिन है एक एंटीबायोटिक मेडिकेशन है, पेनिसिलिन क्लास से बिलोंग करती है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। देन इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, in which it works by inhibiting the growth and replication of bacteria by interfering with the formation of their cell wall। ठीक है। जहाँ पे ये एमोक्सिसिलिन क्या करती है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, उसको ग्रोथ नहीं करने देती, उसको रेप्लिकेशन नहीं करने देती, यानी कि मल्टीप्लिकेशन नहीं करने देती, अपनी ग्रोथ अपनी जो नंबर है उसको इंक्रीज नहीं करने देती। ठीक है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ और एप्लीकेशन को ये इनहिबिट करती है। कैसे, कि जो उसकी सेल वॉल होती है उसकी सेल वॉल के फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर
करके, मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल को नहीं बनने देती है, उसकी सेल वॉल को रप्चर कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है और उसकी सेल वॉल के फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर करके बैक्टीरिया की ग्रोथ और एप्लीकेशन को ये इनहिबिट करती है और बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पाता और फर्दर इन्फेक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट है इसके यूजेस। तो इसके यूजेस के अंदर है कि एमोक्सिसिलिन इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सच एज bronchitis and pneumonia, skin infections such as cellulitis, urinary tract infections, and infections of the middle ear. It can also be used to prevent the bacterial infection in certain individuals. ठीक है, तो एमोक्सिसिलिन कहाँ यूज की जाएगी? एमोक्सिसिलिन जो होता है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि आपके रेस्पिरेशन के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस है यानी कि ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन है, या निमोनिया हुआ है, या स्किन में इन्फेक्शन है, या सेलुलाइटिस यानी कि जो सेल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई में इन्फेक्शन है, या आपके कान के मिडिल पार्ट में मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन है, तो इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को ट्रीट एमोक्सिसिलिन यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा सर्टेन कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को होने से रोकने के लिए भी यहाँ पर एमोक्सिसिलिन दी जाती है। ठीक है, इसकी डोज की बात करें तो दिस एमोक्सिसिलिन इज अवेलेबल इन ओरल एंड इंजेक्टेबल फॉर्म्स। इट इज यूजुअली टेकन every 8 hours and 3 times in a day and should be taken with the food to reduce the stomach upset. The length of the treatment depends on the type and severity of the infection, but it can typically range from 5 to 14 days. ठीक है, तो ये जो अमोक्सिसिलिन होती है ये ओरल फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है, यानी कि इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है और ओरली टैबलेट की फॉर्म में भी ले सकते हैं इसे हम। ठीक है, इसको जो है दिन में 3 बार 8-8 घंटे के इंटरवल में लेना होता है और इसको जो है खाना खाने के साथ लेना होता है ताकि जब आप खाना खाएं तो वहां पर स्टमक अपसेट ना हो। ठीक है, तो स्टमक अपसेट को रिड्यूस करने के लिए खाना जो फूड होता है उसके साथ इसको लिया जाता है और इसकी जो ट्रीटमेंट की लेंथ होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इन्फेक्शन कौन से टाइप का है और कितना सीवियर है, लेकिन ये जो है 5 से 14 दिनों के बीच में टाइपिकली रेंज करता है, यानी कि लगभग 5 से 14 दिन यानी कि 1 से 2 सप्ताह लग जाते हैं इसके पूरे ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी ड्रग रहती है वो है रेनिटिडीन। रेनिटिडीन की बात करें तो ये H2 ब्लॉकर होती है। ठीक है, तो रेनिटिडीन जो है दिस इज अ नॉन इमिडाजोल H2 blocker that is having a furan ring in place of imidazole ring, has several desired features compared to the cimetidine. It has 5 times more potent than the cimetidine. Its dose for the ulcer healing is 300 mg at a bedtime and 150 mg for the BD, that is bis in a day. ठीक है, तो रेनिटिडीन की अगर हम बात करें तो रेनिटिडीन जो है आपके नॉन इमिडाजोल टाइप की ड्रग है। नॉन इमिडाजोल मतलब इसमें इमिडाजोल रिंग नहीं पाई जाती, इमिडाजोल रिंग की जगह इसमें फ्यूरान रिंग पाई जाती है और ये जो ड्रग है H2 रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर के उनको ब्लॉक करके अपना एक्शन देती है। ठीक है, इस रेनिटिडीन के सेवरल डिजायर्ड फीचर्स होते हैं, यानी कि सिमेटिडीन के कंपैरिजन में रेनिटिडीन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, ज्यादा 5 टाइम्स मोर पोटेंट होती है और जिस तरीके के फीचर्स हमें यहाँ पर चाहिए होते हैं इस ड्रग के वैसे मोस्ट ऑफ द फीचर्स इसके देखने को मिलते हैं। अल्सर्स को हील करने के लिए, अल्सर्स को ठीक करने के लिए इसको रात को सोते वक्त दिया जाता है 300 mg, या फिर आप दिन में 2 बार 150-150 करके 2 बार में दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंडिकेशंस फॉर द यूज ऑफ दीज एंटी अल्सर ड्रग्स इंक्लूड peptic ulcer disease, second gastroesophageal reflux disease, that is GERD, third Zollinger-Ellison syndrome, and fourth is the non-steroidal anti-inflammatory drug, that is NSAIDs induced ulcer. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपके एंटी अल्सर ड्रग्स रहती है रेनिटिडीन,
ये किस किस कंडीशंस को ट्रीट करती है? ये जो है आपके पेप्टिक अल्सर की कंडीशन को ट्रीट करती है। सेकेंड ये ट्रीट करती है GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज को ये ट्रीट करती है। थर्ड ये जोलिंसन इल्सन सिंड्रोम को ट्रीट करती है। और फोर्थ है कि एनसेड्स की वजह से यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स को ज्यादा ले लेने की वजह से जो अल्सर्स हो जाते हैं उस कंडीशंस को भी ये ट्रीट करती है। तो ये वो 4 मेजर कंडीशंस हैं जिसके लिए एंटी अल्सर ड्रग यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर, GERD, एनसेड इंड्यूस अल्सर्स और जोलिंसन इल्सन सिंड्रोम जैसी कंडीशंस को ये ट्रीट आउट करता है। ठीक है, next is the contraindications for the anti-ulcer drugs include first allergy to the specific medications, second is pregnancy and breastfeeding, third in combination with the certain other medications such as blood thinners, and fourth is pre-existing conditions such as liver and kidney disease. It is important to consult a healthcare professional before taking these medications to ensure that they are appropriate for you and to discuss any potential risk and interaction with the other medication you may be taking. तो ये जो आपके ड्रग है रेनिटिडीन, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक मेडिकेशन होती है जिसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स के अंदर एलर्जी कंडीशन हो सकती है। तो अगर अगर आपको किसी स्पेसिफिक मेडिकेशन से यहाँ पर एलर्जी है तब आपको यहाँ पर ये ड्रग नहीं देनी है। सेकेंड, अगर पेशेंट प्रेगनेंसी की कंडीशन में तो नहीं देनी है या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है फीमेल तो नहीं देनी है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है कि इसको आप दूसरी ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, जैसे कि ब्लड थिनर्स के साथ आप साथ में कॉम्बिनेशन में इसको दे सकते हैं। सॉरी, कॉन्ट्राइंडिकेट करती है मतलब कि नहीं दे सकते। और फोर्थ है कि अगर पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में लीवर डिजीज है या किडनी डिजीज है तो पर्टिकुलरली वहां पर इस ड्रग को लेने से पहले आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर से पूछने की जरूरत है, ये इंश्योर करने की जरूरत है कि क्या ये ड्रग आपके लिए अप्रोप्रिएट है या इस ड्रग को लेने की वजह से आपको कोई पोटेंशियल रिस्क हो सकता है। ठीक है, क्या ये आपके जो दूसरी मेडिकेशन आप ले रहे हो उसके साथ इंटरेक्शन कर लेगी। तो इन सब चीजों को इंश्योर करने के बाद ही आपको ये ड्रग रेनिटिडीन यहाँ पर लेनी है। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमें कि ये जो आपके ड्रग है रेनिटिडीन अगर किसी पर्सन में एलर्जी कर रही है तो नहीं देनी है। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट देनी है, ब्लड थिनर्स के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं देनी है, और अगर लीवर और किडनी डिजीज है तो नहीं देनी है, और अगर फिर भी नीड हो तो एक बार कंसल्ट करके फिर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी किसकी, एंटी अल्सर ड्रग्स की। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होती हैं, इसको 4 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया और इसके अंदर हमने डिस्कस किया ओमेप्राजोल, अमोक्सिसिलिन और रेनिटिडीन को। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पार्ट दैट इज एंटी एमेटिक्स। ठीक है, एंटी मतलब अगेन अपोजिट। नेक्स्ट सेकंड, इमिटिक्स का मतलब क्या होता है? इमिटिक्स का मतलब होता है वॉमिटिंग या जैसे उल्टी कर देना। ठीक है, तो नोजिया या वॉमिटिंग के जो कंडीशंस हैं उसको अपोज करने का काम ये करेंगी, मतलब कि एंटीमिटिक एक्शन देगी। एंटीमिटिक मतलब वॉमिटिंग या नोजिया की कंडीशन को अपोज करेंगी, उसके उल्टा एक्शन देगी। ठीक है, तो एंटीमेटिक्स से हम क्या समझते हैं कि एंटीमेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं, वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि नोजिया या वॉमिटिंग की कंडीशन को रिड्यूस कर देंगी या प्रिवेंट करेंगी, उसको वॉमिटिंग को नहीं होने देंगी। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है तो पर्सन बार बार बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रहा होता है और उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है, फिर वो चक्कर आने लगते हैं उसको ओवर वॉमिटिंग की वजह से। तो फिर वहां पर हम वो ड्रग देते हैं उसको जो सबसे पहले तो उसकी वॉमिटिंग को रोकेगा। ठीक है, फिर हम उसको प्रॉपरली जो डिजीज कंडीशन है, जो भी उसको प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर फर्स्टली हम उसकी वॉमिटिंग रुकवाते हैं। ठीक है, तो इसमें देते हैं एंटीएमेटिक्स। तो क्या समझते हैं हम एंटीएमेटिक्स से? एंटीएमेटिक्स आर द medications which is used to prevent or reduce the nausea and vomiting. They work by blocking the action of certain chemicals in the brain that triggers the sensation of nausea and vomiting. The common type of antiemetic includes first serotonin receptor antagonist, second dopamine receptor antagonist, and third is the antihistaminics. ठीक है,
These medications can be used to prevent the nausea and vomiting which is caused by the chemotherapy, radiation therapy, surgery and other medical conditions. Okay? They can be administered orally, intravenously, intramuscularly and rectally and may be used alone and in combination with the other medications. ठीक है, तो एंटीमेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं, वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि नोजिया वॉमिटिंग के जो उसको होने से रोकने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए दी जाती हैं। ये ड्रग्स कैसे काम करती हैं? ये ड्रग्स क्या करती है, ब्रेन के अंदर कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स के जो एक्शन है उनको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, वो केमिकल्स जो कि यहाँ पर नोजिया या वॉमिटिंग के सेंसेशन को ट्रिगर कर रहे होते हैं, ठीक है, नोजिया या वॉमिटिंग करवा रहे होते हैं, उसके सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो केमिकल्स जिनकी वजह से बहुत ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन हो रही होती है, उन केमिकल्स को ये क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमनली जो ड्रग्स यूज की जाती है एज एन एंटीमेटिक वो तीन तरीके से काम करती हैं। फर्स्ट होती है सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी कि वो ड्रग्स जो कि सेरोटोनिन रिसेप्टर से उनको एंटागोनाइज करके अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। सेकेंड होती है डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो कि डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करके अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और थर्ड होते हैं एंटी हिस्टामिनिक्स जो कि हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करके यानी कि उन पर अपोजिट एक्शन करके उनको ब्लॉक करके अपना फंक्शन प्रोड्यूस करती हैं। तो इस तरीके से ये एंटीमेटिक जो रहते हैं ये सेरोटोनिन, डोपामीन और हिस्टामिन तीनों तरीके के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके, ठीक है, अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। These medications can be used to prevent the nausea। ये जो medications होते हैं ये क्या करते हैं, nausea vomiting की condition को prevent करते हैं, जो कि किसकी वजह से हुई है, जो कि कीमोथेरेपी यानी कि केमिकल एजेंट्स कीमोथेरेपी की वजह से हुई है, रेडिएशन थेरेपीज यानी कि रेडिएशन की वजह से हुई है, किसी सर्जिकल कंडीशन की वजह से या कोई भी अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन हो रही है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिकेशंस यहाँ पर दी जाती है। इनको जो है ओरल रूट के थ्रू, आईवी इंजेक्शन के थ्रू, आईएम इंजेक्शन के थ्रू, रैक्टली या फिर डिफरेंट रूट्स के थ्रू दिया जाता है। इन मेडिकेशन को आप अलोन दे सकते हैं, अकेले दे सकते हैं या फिर अदर मेडिकेशंस के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, ये मेडिकेशन सिंपली क्या करेगी, नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन को रिड्यूस करेगी, कम करेगी या प्रिवेंट करेगी। ठीक है, next is the classification of these anti-emetic drugs. So these anti-emetic drugs are further classified into 5 categories. First is the antihistaminic anticholinergic, second is dopamine D2 receptor antagonist, third is serotonin 5-HT3 receptor antagonist, fourth is the neurokinin 1 receptor antagonist and fifth is the others। तो इन्हें 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है आपके एंटाहिस्टामिनिक एंटीकोलिनर्जिक, यानी वो ड्रग्स जो कि हिस्टामिनिक को ब्लॉक करके और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके, ठीक है, एंटीहिस्टामिनिक और एंटीकोलिनर्जिक फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर such as dimenhydrinate, hydroxyzine, cyclazine, mecyclazine, स्कोपोलामीन और ट्राइमिथोबेंजामाइड। ठीक है, सेकेंड होते हैं आपके डोपामीन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये वो ड्रग्स होती हैं जो आपके डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर के उनको ब्लॉक करके अपना फंक्शन प्रोड्यूस करती हैं। इसके अंदर आपके ड्रग्स आएंगी सच एज मेटोक्लोप्रोमाइड, क्लोरप्रोमाजीन, प्रोक्लोरपिराजीन, प्रोमिथाजीन, हेलोपेरिडोल और ड्रोपेरिडोल। ठीक है, थर्ड होते हैं आपके सेरोटोनिन और 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसके अंदर वो ड्रग्स आती हैं जो आपके सेरोटोनिन जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पर बाइंड होकर के एंटागोनिस्टिक एक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं। इसके अंदर आपके ड्रग्स आएंगी सच एज ओंडरस्टेरॉन, ग्रेनिस्टेरॉन, डोलास्टेरॉन, रेमोस्टेरॉन और ट्रोपिस्टेरॉन। फोर्थ होती है आपके एनके रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो कि स्पेसिफिकली न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर के एंटागोनिस्टिक एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। इसके अंदर आपके ड्रग्स आएंगी एप्रिटेंट, फोसाप्रिटेंट और रोलाप्रिटेंट। फिफ्थ होती है अदर जिसके अंदर वो ड्रग्स आएंगी जो चार कैटेगरीज में से बिलोंग नहीं करती लेकिन एंटीबायोटिक एक्शन देती है। इसके अंदर आपके ड्रग्स आएंगी सच एज कैनाबिनॉइड्स, नेबिलोन, डोराबिनोल, नेबिक्सिलोमोल और डेक्सामेथासोन, नेटियोपिटेन और
पेलोनोसर्टोन। ठीक है, तो ये वो मेजर ड्रग्स होती हैं जो कि यहाँ पर एंटीमेटिक एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें कि कैसे ये ड्रग काम करती हैं, तो देखो कि एंटी इमिटिक वर्क बाय टारगेटिंग द स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड रिसेप्टर्स इन द ब्रेन and gut that are involved in the control of nausea and vomiting. These are first serotonin receptor antagonist, that is 5-HT receptor antagonist. These medications block the action of serotonin, which is a neurotransmitter that plays a key role in the control of emesis on the 5-HT3 receptor in the brain and in the gut. By blocking these receptors, these drugs prevent the activation of the vomiting center in the brain and reduces the nausea. For an example, include ondansetron, granisterone, dolasterone, and palinosterone. ठीक है, second is the dopamine receptor antagonist. These medications block the action of dopamine, another neurotransmitter that are involved in the control of emesis on the dopamine receptors in the brain. They can also used to prevent the nausea and vomiting which is caused by the chemotherapy and surgery. For an example includes metoclopramide, prochlorperazine and haloperidol. Antihistaminics. These medications block the action of histamine, which is a chemical that is involved in the control of emesis on the H1 receptors in the brain. They can also used to prevent the nausea and vomiting, which is caused by the motion sickness and other causes. For an example, include meclizine, promethazine, and diphenhydramine. ठीक है, तो ये ड्रग कैसे काम करती है, देखो कि ये जो एंटीमिटिक ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, आपके स्पेसिफिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको टारगेट करती है और उनको टारगेट करके, ठीक है, जो इनको टारगेट करके जो ब्रेन में प्रेजेंट रिसेप्टर्स होते हैं उनको टारगेट करती है। ठीक है, और गट में जो प्रेजेंट रिसेप्टर्स हैं उनको टारगेट करती है और इस तरीके से नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन को कंट्रोल करती है। दैट मीन्स ये जो एंटीमिटिक ड्रग होंगी ये किस किस पर काम करेंगी, ये आपके गट पर, ब्रेन के रिसेप्टर्स पर और स्पेसिफिक न्यूरो रिसेप्टर्स पर टारगेट करके, ठीक है, उनको उनपे से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे होते हैं उनको ब्लॉक करके नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन को ट्रीट करती हैं। इसको फर्दर 3 मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर एंटीमिटिक एक्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट है सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब ये वो ड्रग्स रहेंगी जो आपके सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर के एंटागोनिस्टिक एक्शन प्रोड्यूस करेंगी, यानी कि 5-HT रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करेंगी। ये वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि क्या करती हैं, आपके सेरोटोनिन के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं। दैट मीन्स सेरोटोनिन को रिलीज नहीं होने देती। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि यहाँ पर इमियासिस को कंट्रोल करने के अंदर अपना एक की रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यानी कि ये उल्टी कराने में, उल्टी को रोकने में, मतलब कि जब सेरोटोनिन रिलीज होगा ना तो इमियासिस होगा यानी वॉमिटिंग होगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपकी जो मेडिकेशन है सेरोटोनिन के एक्शन को ब्लॉक कर देगी। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर वॉमिटिंग एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर, ये ब्रेन और गट के 5-HT रिसेप्टर्स के वहां पर प्रेजेंट होता है। मतलब ब्रेन और गट के अंदर 5-HT3 रिसेप्टर्स होते हैं जिन पर जाकर के ड्रग बाइंड होती है और बाइंड होकर के सेरोटोनिन के रिलीज को ब्लॉक करती है। और इस तरीके से इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके ये जो ड्रग है ये ब्रेन में प्रेजेंट वॉमिटिंग सेंटर्स को एक्टिवेट होने से रोकती है, नोजिया की कंडीशन को रिड्यूस करती है, उल्टी जैसा मन नहीं होता। ठीक है, और इस तरीके से नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन को ये सॉल्व करती है, ट्रीट करती है। इसके अंदर आपके ड्रग्स आती हैं सच एज ऑन्ड्रेस्ट्रोन, ग्रेनिस्ट्रोन, डोलास्ट्रोन और पेलेनोस्ट्रोन। ठीक है, सेकेंड होती है आपके डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये वो मेडिकेशंस हैं जो आपके डोपामीन के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, डोपामीन एक अनोदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिस के कंट्रोल के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अंदर डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं जिन पर जाकर के ड्रग बाइंड होती है और बाइंड करके डोपामीन के एक्शन को ब्लॉक कर देती है और ब्लॉक करके जो है यहाँ पर नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन को ट्रीट करती है।
इस तरीके से ये जो ड्रग रहती है आपके यहाँ पर नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन को प्रिवेंट करती हैं और इस तरीके से कीमोथेरेपी और सर्जरी के अंदर इसको स्पेशली यहाँ पर यूज किया जाता है। इसके अंदर जो आपके ड्रग्स आती हैं वो है मेटोक्लोप्रोमाइड, प्रोक्लोरपिराजिन एंड हेलोपेरिडोल। थर्ड होती है आपकी ड्रग है एंटी हिस्टामिनिक्स। ये वो मेडिकेशंस हैं जो क्या करती है, हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं। ये वो केमिकल होता है जो कि इमियासिस यानी वॉमिटिंग के कंट्रोल के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और ब्रेन में प्रेजेंट H1 रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर के एंटी हिस्टामिनिक एक्शन प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से ये मोशन सिकनेस और जो अदर कोजेज हैं, ठीक है, उनके थ्रू नोजिया वॉमिटिंग के कंडीशन को प्रिवेंट करता है। इसके अंदर आपके ड्रग्स आती हैं सच एज मैक्लीजीन, प्रोमाजीन और डाइफेनहाइड्रामीन, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिनिक वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करती हैं और ब्लॉक करके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में ये H1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इमियासिस को कंट्रोल करते हैं और इस तरीके से मोशन सिकनेस और अदर कोजेस की वजह से जो नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन आती है उसको ये ट्रीट आउट कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपकी ड्रग्स आएंगी सच एज मैक्लीजीन, प्रोमाजीन और डाइफेनहाइड्रामीन, ठीक है। इसके अंदर अब हम पर्टिकुलर ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट ड्रग है मेटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है। मेटोक्लोप्रोमाइड की हम बात करें तो ये जो ड्रग है इट इज एन इफेक्टिव एंटी इमेटिक ड्रग which is acting on the CTZ. It blocks the apomorphine induced vomiting. The gastrokinetic action may contribute to the antiemetic effect. However, it has no chlorpromazine, that is CTZ like antipsychotic property. Through it does not share the extrapyramidal and prolactin secretion augmenting action of CTZ. It normally acts to delay the gastric empty when food is present in the stomach. It also appears to cause the gastric dilation and alleviates relaxation attending the nausea and vomiting, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी ड्रग है मेटोक्लोप्रोमाइड, ये एक इफेक्टिव एंटीमेटिक ड्रग होती है जो कि CTZ दैट इज कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है। तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो रहते हैं उन पर ये काम करती है और काम करके जो आपकी एपोमोर्फिन है उन एपोमोर्फिन को ये ब्लॉक कर देती है। एपोमोर्फिन के थ्रू जो वॉमिटिंग की कंडीशन यहाँ पर इंड्यूस होती है उसको ये ब्लॉक कर देती है। इस तरीके से एंटी हिमेटिक इफेक्ट ये यहाँ पर प्रोड्यूस करती है गैस्ट्रोकाइनेटिक एक्शन के थ्रू, यानी कि स्टमक के अंदर मूवमेंट के थ्रू, गैस्ट्रोकाइनेटिक एक्शन के थ्रू एंटी हिमेटिक इफेक्ट ये यहाँ पर प्रोड्यूस करती है और इसके जो है इसका जो है कोई क्लोरप्रोमाजीन एक्शन नहीं होता, यानी कि इसका कोई एंटी साइकोटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है और इस तरीके से ये यहाँ पर CTZ एक्शन के थ्रू यानी कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के थ्रू प्रोलैक्टिन के सिक्रीशंस और एक्स्ट्रा पेरिमिडल सिक्रीशंस को शेयर करती है, यानी कि एक्स्ट्रा पेरिमिडल सिम्टम्स ही यहाँ शो करती है और प्रोलैक्टिन को रिलीज करती है और इस तरीके से एक इफेक्टिव एंटीमेटिक का काम करती है। बेसिकली ये जो मेटोक्लोप्रोमाइड आपकी ड्रग है ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के अंदर जो एपोमोर्फिन है उसको ब्लॉक करके वॉमिटिंग को होने से रोकती है। इसके अलावा एंटी इमेटिक एक्शन ये यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, एंटी साइकोटिक प्रॉपर्टी शो करती है, एक्स्ट्रा पेरिमिडल सिक्रीशंस करवाती है, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन कराती है और इस तरीके से जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट है उसको ये डिले कर देती है और स्टमक में जो फूड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको ये यहाँ पर फूड ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब गैस डिले कर देते हैं, यानी कि जो स्टमक है वहां पर फूड के एम्प्टी होने के, यानी कि फूड के डाइजेस्ट होकर के रिलीज जो स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने की रेट होती है उसको ये रिड्यूस कर देती है, डिले कर देती है, ठीक है। और इस तरीके से गैस्ट्रिक डायलेशन ये यहाँ पर करती है, स्टमक को डायलेट करती है, ठीक है, और आपके नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन को रिलैक्स करती है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो ड्रग है आपके मेटोक्लोप्रोमाइड ये क्या करती है, यहाँ पर नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन को रिलैक्स करती है, नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन को ट्रीट करती है। क्लियर है। कैसे? गैस्ट्रिक डायलेशन करके, स्टमक को डायलेट करके, ठीक है। नेक्स्ट इसका डोज, तो कितने डोज में दी जाती है
ये दी जाती है 10 mg TDS ओरल, दैट इज ट्रू फॉर द चिल्ड्रन, 2.5 टू 0.5 mg पर kg। ठीक है, तो ओरली रूट से ये दी जाती है एक दिन में 3 बार, ट्राइस इन अ डे। ठीक है, दिन में 3 बार दी जाती है 10 mg, और बच्चों को देते हैं उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.5 से 0.2 से 0.5 mg पर kg। ठीक है, नेक्स्ट है इसके इंडिकेशंस या इसके यूजेस। तो किन पर्टिकुलर कंडीशंस में इसको यूज किया जाता है? तो डिफरेंट कंडीशंस में हम यहाँ पर मेटोक्लोरोप्रोमाइड को देते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपके नॉन स्पेसिफिक नोजिया एंड वॉमिटिंग, सेकेंड इज द chemotherapy induced nausea and vomiting, third is the vertigo such as vestibular neuritis and Meniere's disease, fourth is the sickness, and fifth is the gastrointestinal motility disorders such as due to diabetic gastroparesis। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जहां पर इन ड्रग को यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हमको रीजन नहीं पता कि किस रीजन की वजह से यहाँ पर नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम क्या करते हैं, इस ड्रग को आप इजीली दे सकते हो। ठीक है, मेटोक्लोरोप्रोमाइड को यहाँ पर क्या होगा कि जब आप ये ड्रग दोगे ना, ठीक है, तो जब आपको रीजन नहीं पता कि किस कंडीशन की वजह से, किस रीजन की वजह से आपको यहाँ पर नोजिया वॉमिटिंग हुआ है, आपको उसका रीजन नहीं पता, वो आपको स्पेसिफिक नहीं है, तो भी आप वहाँ पर मेटोक्लोरोप्रोमाइड को दे सकते हैं। सेकेंड है कि अगर आपने कोई कीमोथेरेपी दी है, कोई ड्रग दी है, और उस ड्रग की वजह से जो है यहाँ पर आपकी नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन हुई है, ठीक है, उस ड्रग के लेने की वजह से आपको अजीब सा उल्टी जैसा मन कर रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप यहाँ पर मेटोक्लोरोप्रोमाइड दे सकते हैं। थर्ड, वर्टिगो की कंडीशन में, यानी कि वेस्टिबुलर न्यूराइटिस की कंडीशन में, जब वेस्टिब्यूल्स में आपकी इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, न्यूरॉन्स में आपके इन्फेक्शन हो जाए, या मेलेरिया डिजीज है, तो उस कंडीशन में जो वर्टिगो की कंडीशन है उसमें भी आप यहाँ पर मेटोक्लोरोप्रोमाइड दे सकते हैं। इसके अलावा मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस से हमारा ये मतलब है कि जैसे अगर आप किसी पहाड़ी वाली जगह पे जाते हैं, ठीक है, आप थोड़ा ऊंचाई वाली जगह पे जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका जी मचलाता है, उल्टी जैसा मन करता है, तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पर मेटोक्लोरोप्रोमाइड दे सकते हैं। और लास्ट है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है, यानी कि आपके जीआई ट्रैक्ट की जो मोटिलिटी है, जो पेरिस्टलिसिस मोमेंट है, अगर वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरियासिस की वजह से, तो यहाँ पर डायबिटिक गैस्ट्रोपेरियासिस की वजह स्टमक प्रॉपरली काम भी कर रहा है, उल्टी भी जैसा बार बार उल्टी हो रही है, नोजिया जैसा मन हो रहा है, ठीक है, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरियासिस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी हम यहाँ पर मेटोक्लोरोप्रोमाइड जैसी ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि किस कंडीशन में हम ये ड्रग नहीं ले सकते। तो फर्स्ट है एलर्जिक रिएक्शंस की कंडीशन में, सेकंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, थर्ड सीजर डिसऑर्डर्स, फोर्थ इज प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, अगर जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको एलर्जी कंडीशन में है वो, ठीक है, उसको उस पर्टिकुलर डिजीज, उससे पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी है, तो नहीं दे सकते। सेकेंड, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि उसको जीआई ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके बेरियर्स है, जिसकी वजह से वो ड्रग नहीं ले सकता। थर्ड, उसको सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, सीजर्स की कंडीशन में नहीं ले सकता। फोर्थ है कि प्रेग्नेंट, अगर जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में है, तो वो यहाँ पर ये ड्रग नहीं ले सकता। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बात करी एंटी इमेटिक ड्रग्स की। एंटी इमेटिक ड्रग्स वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। ये यहाँ पर 3 तरीके से काम करती हैं। ठीक है, एक तो ये है कि आपके सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम करेंगी, सेकेंड डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम करेंगी, और थर्ड है कि हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम करेंगी। ठीक है, फिर इसके अंदर ड्रग्स, जिन्हें 5 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है, जो कि 5 डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू एक्शन करेंगी। फर्स्ट, वो ड्रग्स जो कि हिस्टामिनिक को ब्लॉक करेंगी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, सेकेंड जो कि डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, थर्ड जो कि सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, एंड फोर्थ जो कि आपके एनके सेल्स यानी कि न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर मेटोक्लोरोप्रोमाइड को स्टडी किया, जो कि
आपके कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को ब्लॉक करके वॉमिटिंग को होने से रोकती है। ठीक है, इसकी जो डोज दी जाती है वो होती है 10 mg। और किन कंडीशंस में इनको दिया जाना है कि अगर वॉमिटिंग या नोजिया की कंडीशन है, किसी भी रीजन की वजह से, अगर हमें रीजन पता है या रीजन नहीं पता है, दोनों ही कंडीशन में आप यहाँ पर मेटोक्लोरोब्रोमाइड दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हमने दो मेजर टॉपिक्स को डिस्कस किया है। एक तो है आपके एंटी अल्सर ड्रग और सेकेंड है एंटीमेटिक ड्रग्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।